गुड इवनिंग, नमस्कार। विद्या एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बीपीएससी मेंस का एसे राइटिंग। और इस एसे राइटिंग में हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था कि दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं, छोटा भी काम करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार। विद्या एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बीपीएससी मेंस का एसे राइटिंग। और इस एसे राइटिंग में हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था कि दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलिए। ठीक है? हम लोगों ने टॉपिक ये किया था कि दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलिए। अब रोहित कुमार जी नमस्ते, नमस्ते, गुड इवनिंग। बाकी सभी स्टूडेंट्स को नमस्ते। और आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज एक हम लोग नया टॉपिक लेते हैं। रिसेंटली हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी डेथ हुई थी। ठीक है? और उनको किस लिए जाना जाता है, कौन से ऐसे हिस्टोरिकल डिसीजन उन्होंने 1991 में एज ए फाइनेंस मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के रूप में लिया था, या वित्त मंत्री के रूप में कौन से ऐसे निर्णय उन्होंने लिए थे 1991 में, जिसका प्रभाव भारत में आज भी देखा जा सकता है और जो एक क्रांतिकारी निर्णय था, क्योंकि उसके बाद जाकर के भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा चेंज आया। तो आप लोगों को बताना है, मिस्टर रोहित कुमार, शमीम कुमार, समीम अहमद जी, बाकी लोगों को बताना है, आप सभी स्टूडेंट्स को, कि कौन सा ऐसा निर्णय था जिस निर्णय ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक गति दे दी, और उस गति देने के बाद आज स्थिति है कि भारत दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था बन पाई है। तो 1991 में एक बड़ा डिसीजन लिया गया था और उसमें वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और कौन सा निर्णय था, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा परिवर्तन था, और उसी परिवर्तन पे ही आज हम लोग निबंध लिखने वाले हैं। और उसी पे निबंध के दृष्टिकोण से है, इकोनॉमिक विषय यानी समसामयिक विषय में जो आर्थिक मुद्दा है उस पे आता है ये। तो बताइए कौन से निर्णय लिए गए थे, जल्दी से बताइए आप लोग। इतना स्लो? चलिए तो टॉपिक नंबर 2 करते हैं हम लोग। एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिएगा आवाज आ रही है कि नहीं मेरी। वैश्वीकरण ने भारत को कितना बदल दिया? वैश्वीकरण ने भारत को कितना, एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वेरी गुड मिस्टर गौतम कुमार, मिस्टर रोहित कुमार, वेरी गुड। ठीक है? तो एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, यानी अर्थव्यवस्था में बिजनेस करना, व्यवसाय करना, उद्योग लगाने के लिए जो नीतियां हैं उस कठोर नीति को उदार करना, जिसको उदारीकरण या लिबरलाइजेशन कहा जाता है। प्राइवेटाइजेशन अर्थात सरकार का कार्य प्रशासन और व्यवस्था करना है। बिजनेस करना निजी क्षेत्र का कार्य है, इसलिए जितने प्रकार के बिजनेस और व्यवसाय है उन सबको निजी क्षेत्रों के लिए खोल देना, यानी कि निजी क्षेत्र आकर के उसमें व्यवसाय कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट से लेकर के एरोप्लेन से लेकर के बाकी सारी चीजें पहले सारा काम सरकार ही करती थी। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना, पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज की तरह ट्रीट करना और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से अपनी अर्थव्यवस्था को डायरेक्ट जोड़ देना, किसी भी प्रकार का कोई बंधन ना होना, और इसी को कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। तो इस ग्लोबलाइजेशन एलपीजी का जो प्रभाव है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा, और आज भारत जो है वो दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, और उम्मीद है कि 2029-30 तक भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था 2030 तक बन सकती है। ठीक है? तो जय हिंद कुंदन कुमार जी, वेरी गुड गौतम कुमार जी, रोहित कुमार जी, चलिए। हाउ मच हैज ग्लोबलाइजेशन चेंज्ड इंडिया? हाउ मच हैज ग्लोबलाइजेशन चेंज्ड इंडिया, यही हमारा टॉपिक है आज के डेट में। लेकिन इस टॉपिक को हम लोग इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे। इकोनॉमी में जो अप्रोच होता है हमारा वो अप्रोच नहीं होगा, जो हमारा एसे राइटिंग में अप्रोच होता है उसी अप्रोच को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, यानी इसको हम लोग निबंध की तरह लिखेंगे, ना कि अर्थ इकोनॉमी में पूछे जाने वाले एक जीएस के क्वेश्चन की तरह। ठीक है? तो दोनों में यही अंतर होता है कि इकोनॉमी में जो जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें लिखने का तरीका, उसका प्रेजेंटेशन, और जो एसे राइटिंग होता है उसका जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी जब मुद्दा लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी निबंध जब लिखते हैं तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। ठीक है? उसके बाद जाकर के, ठीक है, उसके बाद जाकर के हम लोग प्रस्तावना के बाद मुख्य भाग, मेन बॉडी, और उसके बाद जाकर के उपसंहार, जिसको हम लोग कंक्लूजन या निष्कर्ष भी कहते हैं। ठीक है? चलिए। और उपसंहार में हम लोग देखिए क्या क्या चीजें करेंगे। तीन पार्ट में इसको बांटेंगे। पहला करेंगे वैश्वीकरण के विभिन्न पहलू, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पहला हम लोग करेंगे पहलू, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद करेंगे वैश्वीकरण से भारत को लाभ, और उसके बाद करेंगे वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियां, वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियां। अब जाकर के देखिए इसमें वैश्वीकरण के जो विभिन्न पहलू होंगे उस पे कौन-कौन से पहलू होंगे देख लीजिए। वैश्वीकरण के कौन-कौन से पहलू पे हम लोग विचार करेंगे? तो हम लोग विचार करेंगे वैश्वीकरण के टोटल 1, 2, 3, 4, 5 अलग-अलग पहलू पे। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है? सर्वप्रथम सबसे पहले वैश्वीकरण का आर्थिक पहलू, कि सबसे ज़्यादा तो प्रभाव अर्थव्यवस्था पर ही पड़ा। उसके बाद जाकर के आर्थिक पहलू के बाद सामाजिक सांस्कृतिक, पहले ये लिख लीजिए, समझाएँगे भी। शैक्षणिक पहलू, एजुकेशनल एस्पेक्ट्स, शैक्षणिक पहलू।
उसके बाद जाकर के टेक्निक पहलू के बाद जाकर के तकनीकी पहलू और फिर प्रशासनिक पहलू। ठीक है, कल इतना हम लोगों ने कर लिया था। जय हिंद, गुड इवनिंग। ठीक है, कल हम लोगों ने इतना किया था, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने जाने थे। ठीक है, 1 मिनट, बैठ खुद। ठीक है, कई सारे लोगों के चैट नीचे चले गए थे। कल तो आप लोगों ने बना लिए थे, खुश रहिए नीतीश कुमार जी, ये सब लिखा दिया थे। चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो कल ये सब हम लोगों ने बना लिए थे, लिखा दिया था। वही तो आप लोग पहले आते नहीं, बताना चाहिए था ये बात कि कल ये सब कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, मुझे याद नहीं रहता ना, इतने सारे बैचेस रहते हैं मेरे पास। ठीक है, तो अब जाकर के हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन, नीतीश कुमार जी खुश रहिए। चलिए, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, तो समझना है चीज़ों को। तो 1991 में भारत की आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई, देखिए क्या होता है कि दुनिया में भले ही हर देश का अपना-अपना करेंसी है, अपनी-अपनी मुद्राएँ हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया की के जो ज़्यादातर वैश्विक व्यापार होते हैं, वो उस मुद्रा में होता है जो दुनिया का सबसे प्रमुख मुद्रा और सबसे स्थिर मुद्रा मानी जाती है। और वो सबसे स्थिर स्थिर मुद्रा किसकी होगी? जो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति होगी, दुनिया का सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, तो जीडीपी वाला जो देश होगा। टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जाइए। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जाइए, सिलेबस है ही नहीं, बीपीएससी ने ऐसा कोई सिलेबस दिया ही नहीं है। ठीक है ममता कुमारी? तो बीपीएससी ने ऐसा कोई सिलेबस ही नहीं दिया है कि हम क्या पूछेंगे, बस बीपीएससी ने बस यही कहा है कि हम फर्स्ट पेपर के ये निबंध के जो सेक्शन 3 होंगे, ठीक है, सेक्शन जो 3 होंगे, उसमें हम स्थानीय भोजपुरी और मैथिली मुहावरा और लोकोक्ति पर निबंध पूछेंगे। बाकी बीपीएससी ने ऐसा कोई सिलेबस में कुछ भी स्पष्ट दिया ही नहीं है कि कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें ये है कि हमारे पास 68वें और 69वें बीपीएससी के एग्जाम हुए हैं, तो उसके आधार पर यूपी और बिहार में जो एग्जाम होते हैं, यूपी में भी एग्जाम होते हैं, आईएएस में भी होते हैं, तो उस आधार पर क्या होता है कि आम तौर पर जो निबंध होते हैं वो 3 तरह के पूछे जाते हैं बीपीएससी में, जो 68वें 69वें है, उसके आधार पर अगर हम सिलेबस बनाने की कोशिश करें, अपनी रणनीति बनाने की कोशिश करें, तो उसमें 3 चीजें निकल कर के आती है। एक ऐसे विषय जिसको हम लोग कहते हैं दार्शनिक विषय, फिलोसॉफिकल, तो मैं करा चुका हूँ, ये सब सारी चीजें मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ आप लोगों को। और उसके बाद जाकर के जो दूसरा होता है, ज्यादातर जो निबंध होते हैं सेक्शन 1 और 2 में, ठीक है, अब बिल्कुल बेसिक ही है, इसमें कहाँ बेसिक नहीं है। आप मेरे सारे क्लासेस को देखिए, यूट्यूब पे जो क्लास है उसको भी देखिए और साथ में करिए, बिल्कुल बेसिक से ही चल रहे हैं हम लोग। मेरे आपको कंसीडर कहाँ से करना है, मेरी जो पहली यूट्यूब पे क्लास चली थी, वहाँ से आपको शुरू करना है, फिर मेरी जो दूसरी क्लास यूट्यूब पे चली थी, तीसरी क्लास जो मेरी पहली यूट्यूब पे क्लास हुई थी, वहाँ से आपको पढ़ना है, वहाँ एकदम जीरो से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है? ठीक है ममता? तो कहने का तात्पर्य हो गया। उसके बाद जाकर के जो दूसरा सेक्शन होता है, दूसरा जो होता है वो होता है समसामयिक मुद्दे जो चर्चा में रहता है, जैसे काला धन पिछली बार पूछा था, भ्रष्टाचार पूछ सकता है, सोशल मीडिया, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब वो विषय है जो चर्चा में रहता है, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा का महत्व, ये सब ऐसे विषय होते हैं जो समाज में, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषय, विभिन्न सांस्कृतिक विषय होते हैं जो चर्चा में रहते हैं, तो उसको समसामयिक विषय या कंटेम्परेरी इशू कहा जाता है, उसपे पूछा जाता है निबंध। और तीसरा जो है वो बीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि हम जो तीसरे सेक्शन में निबंध पूछेंगे वो बिहार के स्थानीय जो बोली और भाषा होगी उससे संबंधित होगी, अर्थात मैथिली, भोजपुरी वगैरह समय जो निबंध, तो लोकोक्ति और मुहावरा होता है उस पर निबंध पूछा जाएगा। ठीक है, तो स्पष्ट है, यही बीपीएससी ने कहा है, इसके अलावा बीपीएससी ने और कुछ नए टॉपिक नहीं बताए हैं, तो टॉपिक जो चल रहा है वही है। ठीक है, चलिए। अब देखिए क्या है, तो 1990 के आसपास तक देखिए क्या होता है कि कोई भी देश जो होता है, हर देश के पास एक सेंट्रल बैंक होता है और उसका जो सेंट्रल बैंक होता है, यानी हमारा जैसे आरबीआई है, तो उसी तरह से वो यूट्यूब पे है। राहुल सर के यूट्यूब पे आप देख लीजिए, मेरे 3 वीडियोज़ होंगे यूट्यूब पे, उसमें से तीनों वीडियो को आप सीक्वेंस में देखिए। ठीक है, मैं यूट्यूब पे निकाल के अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वाली वीडियो। कोई अगर फ्रेशर है तो उनको यहाँ से शुरू करना चाहिए, अगर आप फ्रेशर है तो आपको इस वाले से शुरू करना है, ये देख लीजिए। ये देख लीजिए, ये देखिए, ये विद्या एजुकेशन है और इसमें ये देख लीजिए, इस वीडियो से आपको शुरू करना है। ठीक है, मेरा जो 2 सप्ताह पहले जो आया था, ये देख लीजिए, निबंध उत्तर कैसे लिखें, 2 सप्ताह पहले 7.9 के दिखा रहा है आप लोगों को, यहाँ से आपको पढ़ना है। ठीक है, पहले इस वीडियो को देखना है। ठीक है, राहुल सर आगे प्रकट हो गए। चलिए, अब देखिए क्या है, तो आपको शुरू कहाँ से करना है, तो आपको शुरू करना है ये वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, 2 सप्ताह पहले होगा, या होगा 70वें 71वें, उत्तर कैसे लिखें, 2 घंटे 25 मिनट का वीडियो है। इसको पहले पढ़ेंगे आप, इसको पहले देखेंगे, ये बेसिक है, यही जीरो है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है ममता, उसके बाद फिर इसको और उसके बाद ऐप पे आएंगे। ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेन मुद्दे पे आते हैं हम लोग, और मेन मुद्दा हमारा ये है कि कोई भी कंट्री देखिए क्या होता है कि अपना जो इंटरनल सर्कुलेशन होता है उसके लिए उसकी अपनी एक करेंसी होती है, अपनी एक मुद्रा होती है, जिससे वो अपने देश में लेन-देन के लिए यूज़ करता है। लेकिन दुनिया का सभी देश ना तो आर्थिक रूप से इतना मजबूत होता है, ना आर्थिक रूप से इतना स्थिर होता है, ना उनकी नीतियाँ इतनी मजबूत होती है कि वो देश रिलायबल हो दुनिया के लिए। तो हम हर देश की मुद्रा से व्यापार नहीं कर सकते। कल होकर के अगर हमने जिम्बाब्वे के मुद्रा में जिम्बाब्वे को हमने सामान दे दिया और जिम्बाब्वे की मुद्रा हमने ले ली, कल होकर के जिम्बाब्वे दिवालिया हो जाए तो फिर तो क्या होता है, तो दुनिया में जो विश्वास होता है, एक जमाना था जब वस्तु विनिमय का व्यापार चलता था, यानी सामान का आदान-प्रदान होता था। व्यापार में एक सामान ले गए और दूसरा सामान ले जाए, कोई करेंसी-वरेंसी नहीं चलता था, यानी कि वस्तुओं का विनिमय होता था, एक्सचेंज करते थे। आज भी आदिवासी वगैरह सबके गाँवों में जाएंगे, तो आदिवासियों के गाँव में क्या होता था कि घर से जैसे किसी को सब्जी लाने जाना है, बाजार जाना है, सब्जी खरीदना है, तो अपने घर से कोई अनाज लेकर के जाएंगे और उसके बाद जाकर के उसको क्या करेंगे, तो उसके बदले में वो वहाँ से सब्जी ले लेंगे। इस तरह का एक वस्तुओं का भी व्यापार चलता था। उसके अलावा फिर करेंसी आया, कई बार क्या होता था कि सोना चांदी जो महत्वपूर्ण मुद्रा होती है, धातु होती है, कीमती, उससे भी व्यापार होता था, उसके भी आदान-प्रदान से। फिर बाद में जाकर के जब ये करेंसी सिस्टम शुरू हुआ, तो आज ऐसा नहीं है कि हर देश, जैसे भारत को अगर मान के चलिए उससे व्यापार करना है जिम्बाब्वे से या केनिया से, तो ऐसा नहीं है कि केनिया अपना वाला मुद्रा दे देगा और हम उसको बदले में सामान दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो दुनिया में जो व्यापार होता है, ज्यादातर जो व्यापार होते हैं वो व्यापार डॉलर में होता है। डॉलर कौन सा, यूएस डॉलर, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की करेंसी, क्योंकि उस करेंसी को दुनिया में सबसे पावरफुल और सबसे एस्टैब्लिश करेंसी माना जाता है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका जीडीपी के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश है, स्थिर देश है, लोकतांत्रिक देश है और उसकी करेंसी पे लोगों को भरोसा होता है, इसलिए डॉलर से ही सभी देशों का व्यापार होता है। अब ध्यान से चीज को समझेंगे, इंटरप्शन नहीं करेंगे बीच में। अब देखिए क्या हुआ कि भारत के पास 1991 तक आते-आते स्थिति हो गई, अगर आपको भारत उन देशों में से है जिसका भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है। बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव मतलब ये होता है, इकोनॉमी में अभी मैं इकोनॉमी की क्लास नहीं ले रहा हूं, ऐसे की क्लास ले रहा हूं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूं आपको कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब यहां पे ये होता है, भुगतान संतुलन का मतलब ये होता है कि अगर वो नकारात्मक है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप $100 का व्यापार करते हैं तो आप $60 का आयात करते हैं और $40 का निर्यात करते हैं, यानी कि हर $100 में
$10 का आपको व्यापार में साल में नुकसान होता है, तो ये व्यापार संतुलन आपके लिए क्या हुआ? नकारात्मक हुआ। यदि आप जितना सामान बाहर बेच के कमाते हैं और उतना सामान अगर आप खरीदते हैं, तो भुगतान संतुलन क्या है? बराबर वाली स्थिति में है। और आप जितनी मात्रा में सामान बेचते हैं, उससे कम मात्रा में दूसरे देश से खरीदते हैं, तो आपके पास पैसा करेंसी इकट्ठा होता जाता है। विदेशी मुद्रा क्या होता है? लगातार डॉलर इकट्ठा होता जाता है, तो आपका भुगतान संतुलन क्या हुआ? सकारात्मक हुआ। ठीक है? और अगर जिस देश का भुगतान संतुलन सकारात्मक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि उस देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करेगी, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा आएगा, बहुत डॉलर आएंगे और उसके पास बचत लगातार बढ़ता चला जाएगा। यानी जितना आप कमाते हैं उससे ज्यादा खाते कम खाते हैं, यानी जितना आप दूसरे देश को बेच देते हैं और पैसा आता है, उससे कम पैसा आपका खर्च होता है दूसरे देश से सामान खरीदने में। तो आप धीरे-धीरे क्या होंगे? आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। भारत का उल्टा था, चूंकि भारत दुनिया में आबादी वाले देश में से है, भारत को अनाज वगैरह सब तो नहीं मंगाना पड़ता था, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण चीज है, जितने भी गाड़ी से लेकर के, ट्रेन से लेकर के सारी चीजें उस समय चलती थी हवाई जहाज तक, और इन सब में पेट्रोलियम का कोई ना कोई उत्पाद, चाहे केरोसिन ऑयल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, यानी पेट्रोलियम से संबंधित उत्पादों की भारत में बड़ी मात्रा में मांग थी, क्योंकि भारत की जितनी मांग थी उतना भारत में उत्पादन उसका होता नहीं था, और हमें अरब देशों के अलावा और कई देशों से पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदना पड़ता था। और चूंकि ये महंगा होता है, तो इसीलिए हमें जितने मात्रा में हम सामान बेच के दुनिया से पैसे कमाते थे, उससे ज्यादा पैसा जो है, डॉलर जो है, हमें इन सामानों के आयात में दूसरे देशों को देना पड़ जाता था। और एक ऐसी स्थिति आ गई जब हमारे पास पेट्रोलियम या अन्य आवश्यक वस्तु, दवाई या अन्य सामान दूसरे देश से खरीदने के लिए डॉलर ही नहीं बचा, खत्म हो गया, हमारा खजाना लगभग खाली होने वाली स्थिति में आ गई, और उसी को आर्थिक संकट कहा जाता है, जो 1991 में आई थी। आ रहा है समझ में? ममता आप लोग को? शमीम, जुल्फिकार जी, स्वयं आर्या जी। तो हुआ ये स्थिति कि वैसी स्थिति में डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय भारत के वित्त मंत्री थे, और उसके बाद जाकर के भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने आईएमएफ से, देखिए 2 संस्थान है विश्व में, वैश्विक संस्थान, एक है विश्व बैंक और एक है आईएमएफ। ठीक है? विश्व बैंक आपको दीर्घकालिक विकास परियोजना के लिए ऋण देता है। ठीक है? जो वर्ल्ड बैंक होता है, वो आपको डेवलपमेंट या कोई प्रोजेक्ट होती है उसके लिए आपको ऋण सहायता प्रदान करता है, और जो आईएमएफ होता है, वो आपको जो यही जो करेंसी की जो शॉर्टेज होती है, कैश की शॉर्टेज होने लगती है, डॉलर की शॉर्टेज होने लगती है, उसके लिए आपको एक पैकेज जारी करता है, यानी इतने डॉलर का आपको पैकेज जारी करेगा। लेकिन बदले में आईएमएफ की जो शर्तें होती है वो काफी कठिन होती है। आईएमएफ अपना पैसा अगर आपको देता है, तो चाहता है कि आप उस पैसे का समय से भुगतान कर सके, और उस डॉलर का समय से भुगतान करने के लिए क्या करेगा? तो आईएमएफ कुछ शर्तें लगाएगा कि आप अपनी इकोनॉमी में ये बदलाव कीजिए, अगर ये बदलाव आप नहीं करेंगे तो फिर मेरा पैसा क्या आप खुद भी घाटे से नहीं उबर पाएंगे, तो फिर मेरा पैसा कैसे रिटर्न करेंगे? तो आईएमएफ जो देता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा को जो पैसा देता है, डॉलर देता है, तो बदले में कुछ शर्त लगाता है, और शर्त आपकी इकोनॉमी को ध्यान में रख के लगाता है। यहाँ तक कि वो अपने लोगों को भी आपके देश में भेजता है आर्थिक नीति बनाने में, ताकि आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सके, और उसके बाद जाकर के आप समय से उसके भी डॉलर को लौटा सके। यानी एक तरह से आपका जो देश होता है वो दूसरे के नियंत्रण में आ जाता है, आप अपनी नीतियों का निर्माण दूसरे के अनुसार करना पड़ता है, आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। कर्ज की ये चीजें होती है। ठीक है? तो भारत को तत्काल जरूरत थी, तो भारत आईएमएफ के पास भी गया, तो आईएमएफ ने कहा कि ठीक है, दे देंगे। और भारत को जरूरत थी तत्काल, और शॉर्टेज की जरूरत थी, तो भारत के पास जो सोना था, रिजर्व बैंक के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो सोना था, उस सोना को भारत ने ब्रिटेन में गिरवी रखा, वहां से ब्रिटेन से भी अमेरिकन डॉलर हासिल किए, उसके बाद आईएमएफ ने भी कुछ दिए, लेकिन शर्त क्या लगाया? शर्त ये लगाया कि आपको हम इस शर्त पे देंगे, क्योंकि आप अपने देश में एलपीजी को लागू करेंगे, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति पे आपकी इकोनॉमी चलेगी, तभी जाकर के हम आपको ये पैकेज दे सकते हैं। भारत ने उस नीति को अपनाया, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज अगर इस नीति की बात करें तो लगभग 33 साल हो चुका है, और एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था जो 47 के बाद धीरे-धीरे बढ़ रही थी, 91 के बाद उसने एक गति पकड़ी, और आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, आपको पता होगा। ठीक है? तो इस नीति का भारत के हम लोग सिर्फ क्या होता है, जब हम लोग इकोनॉमी में पढ़ते हैं और जब जीएस में पढ़ते हैं एलपीजी की पॉलिसी को, और खास करके ग्लोबलाइजेशन की, या प्राइवेटाइजेशन, या फिर लिबरलाइजेशन, या उदारीकरण, या वैश्वीकरण को। ठीक है? तो इस वैश्वीकरण के संदर्भ में, इस ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में हम लोग क्या होता है कि जब जीएस में पढ़ते हैं तो हम लोग सिर्फ उसकी आर्थिक नीति की बात करते हैं, और इकोनॉमी की ही हमारा फोकस होता है जीएस में। लेकिन जब हम लोग निबंध पढ़ते हैं तो हमारा तरीका अलग होता है, प्रेजेंटेशन का तरीका अलग होता है। फिर उसके बाद जाकर के हम लोग उसमें विभिन्न पहलुओं को देखते हैं कि वैश्वीकरण से पैसा तो आया, लेकिन इसने हमारी समाज और संस्कृति में क्या क्या परिवर्तन लाया, इसने हमारी शिक्षा जगत में क्या परिवर्तन लाया, इसने हमारी तकनीकी चीजों में क्या परिवर्तन लाया, इसने हमारे देश के प्रशासनिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन लाया, इससे भारत को क्या क्या लाभ हुआ है, और वैश्वीकरण ने क्या क्या चैलेंजेस या कौन कौन सी चुनौतियां पेश की है भारत के लिए। ठीक है? इसके सभी पहलुओं पर विचार करना है। और प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले प्रस्तावना में हम लोग शुरू करते हैं। प्रस्तावना निबंध का पहला भाग होता है, और आइए हम लोग इसको लिखना शुरू करते हैं। ठीक है? चलिए। ठीक है? अब वैश्वीकरण है क्या? आर्थिक क्रियाओं का, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे, इसको कोट करेंगे। आर्थिक क्रियाओं का, आर्थिक क्रियाओं का किसी देश की राजनीतिक सीमाओं के बाहर, राजनीतिक सीमाओं के बाहर, आर्थिक क्रियाओं का किसी देश की राजनीतिक सीमाओं के बाहर तक विस्तार करने को वैश्वीकरण कहते हैं। कहते हैं। किसने कहा है ये जेएनयू के प्रोफेसर है इकोनॉमी के, प्रोफेसर दीपक नैयर। स्टार्ट यहीं से करेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर दीपक नैयर को हम लोगों ने कोट किया, लिखे। चलिए, लिख लिया। अब जाकर के वैश्वीकरण के बारे में हम लोग प्रस्तावना में लिखेंगे क्या क्या। देखिए, कभी प्रस्तावना लिखते हैं या कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो आपको पता होगा कि कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो थोड़ा सा बॉर्डर छोड़ करके लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, वैश्वीकरण से तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था को, वैश्वीकरण से तात्पर्य किसी देश की, एक मिनट, प्रोफेसर दीपक नैयर, ऊपर लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम नहीं बन रहा था यहाँ पे। वैश्वीकरण से तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था
जोड़ने से है। मतलब पुराने टाइम में क्या होता था कि पुराने ज़माने में जैसे गाँव होता था, तो एक गाँव में आपको अगर बता दूँ जैसे सभी लोग मैं तो ऐसे कास्ट सिस्टम को नहीं मानता हूँ, मैं सभी जातियों का सम्मान करता हूँ। लेकिन जो पुराने समय में जो कास्ट सिस्टम हुआ करता था, वो कहीं न कहीं प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से जुड़ा हुआ होता था। यानी एक गाँव जब होता था, तो एक गाँव ज़्यादातर मामलों में 99% मामलों में आत्मनिर्भर होता था गाँव। ये आत्मनिर्भर गाँव का तात्पर्य यहाँ पे ये होता था कि गाँव में 2-3 लोग ऐसे होते थे, जो कि जब मिट्टी के बर्तन लोग खाना बनाते थे, तो वो सिर्फ़ मिट्टी के बर्तन बनाते थे। गाँव में दो 1-2 लोग ऐसे होते थे, जो बाँस वगैरह सबसे कुछ सामान बनाते थे। गाँव में एक व्यक्ति होता था या एक परिवार होता था, जो लकड़ी का काम करता था सारा। गाँव में 1-2 परिवार ऐसा होता था, जो पानी भरने का काम करता था। गाँव में 1-2 परिवार ऐसा होता था, जो जूते-चप्पल की मरम्मत और बनाने का काम करता था। गाँव में 1 परिवार 2 परिवार ऐसा होता था, जो बाल काटने से दाढ़ी काटने का काम करता था। और इस तरह से जो रूरल इकोनॉमी होता था, उसमें सबको रोज़गार मिल जाता था और सबके को अपने-अपने रोज़गार के अकॉर्डिंग सबको पारिश्रमिक मिलता था और वो एक आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंट विलेज हुआ करता था। प्राचीन जो भारत की ग्रामीण व्यवस्था थी, उस समय की बात कर रहा हूँ, ठीक है? यानी गाँव में ज़्यादातर जो गाँव की ज़रूरतें होती थी, वो गाँव के अंदर ही पूरी हो जाती थी और बाहर से बहुत कम चीज़ें मँगानी पड़ती थी कई बार मामलों में। लेकिन क्योंकि दुनिया में आधुनिकता आई और हर गाँव में हर वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो सकता है, लोगों के शौक बढ़े, लोगों की ज़रूरतें बढ़ी, लोगों के लाइफ़स्टाइल चेंज हुए। तो आज क्या है कि सिर्फ़ गाँव या शहर नहीं, आप एक ही समय में जब आप अपने प्लेट में खाना खा रहे होते हैं, तो भारत क आपका गाँव या आपका राज्य नहीं या आपका देश नहीं, बल्कि कई देशों के सामान आपके उस प्लेट में होते हैं और आपको पता नहीं चलता है। जब आप एक नॉन-वेज खा रहे होते हैं, ठीक है? शमी अहमद जी जब आप मान के चलिए अभी सर्दियों का मौसम है और शमी अहमद जी के अम्मी ने बिरयानी बनाया हुआ है, तो उस बिरयानी में जो चिकन है वो स्थानीय पोल्ट्री फार्म का हो सकता है, लेकिन वो राइस ज़रूरी नहीं है कि वहाँ का वो राइस हो सकता है पंजाब का बासमती चावल हो। ठीक है? उसके बाद जाकर के उन्होंने जो नमक यूज़ किया हो वो गुजरात से आया हो, टाटा नमक है और वो गुजरात के तटों से आया हो। उसके बाद जाकर के फिर उनके प्लेट में जो उन्होंने विभिन्न मसाले यूज़ किए जैसे नटमेग जैसे उन्होंने काजू वगैरह सब डाला, तो काजू हो सकता है महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश से आया हो। तो काली मिर्च और लौंग डाला है इलायची, तो इलायची हो सकता है तमिलनाडु से आया हो, लौंग या काली मिर्च केरल से आया हो। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आज हमारे थाली में जब हम लोग खा रहे होते हैं तो हमें खुद भी नहीं पता चलता है कि डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें हैं, वो देश के अलग-अलग भागों से मिर्ची है तो वो राजस्थान से आया होगा अगर आप उसमें मिर्ची पाउडर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? उसमें अगर आपने फ्लेवर देने के लिए बिरयानी में अगर आपने वो यूज़ किया है, क्या कहते हैं केसर यूज़ किया है, तो केसर जो है वो हो सकता है कहाँ से आया होगा? कश्मीर से आया होगा। यानी कहने का तात्पर्य और इतना ही नहीं कुछ मामलों में तो कुछ सामान हो सकता है उसमें से वस्तु है जैसे आपने ऑयल यूज़ किया, मान के चलिए आपने उसमें पाम ऑयल यूज़ किया, तो पाम ऑयल जो है कहाँ से आता है भारत में? मलेशिया और इंडोनेशिया से आता है। तो हो सकता है उसमें जो आपने तेल यूज़ किया है ऑयल वो मलेशिया या इंडोनेशिया से। तो आज कहने का तात्पर्य है कि पूरी दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज यानी वैश्विक गाँव बन चुका है, ठीक है? अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पूरी दुनिया को सबको सबकी ज़रूरत है। इस ज़रूरत से बहुत सारे फ़ायदे भी हुए हैं और फ़ायदा ये हुआ है कि आपके प्रोडक्ट को नया बाज़ार मिल गया और आपको विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट यूज़ करने का अवसर भी मिल गया। दोनों चीज़ें हुई हैं। यानी आप भी बाहर से बहुत सारी चीज़ें मँगा करके खा सकते हैं, पहन सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और आपके भी यहाँ अगर कोई स्पेसिफिक ऐसी कोई चीज़ है, तो आप उसका भी निर्यात करके पैसे कमा सकते हैं। यानी पूरी दुनिया की इकोनॉमी का जुड़ जाना आपस में और पूरी दुनिया एक गाँव की तरह वो प्राचीन गाँव जो आत्मनिर्भर होता था और गाँव हर ज़रूरत पूरा करता था, वैसे आज पूरी दुनिया एक गाँव बन चुकी है, जिसको हम लोग ग्लोबल विलेज कहते हैं और उसी ग्लोबल विलेज कैसे बना वो ग्लोबल विलेज या वैश्विक गाँव बना? तो वो बना वैश्वीकरण की प्रक्रिया के तहत जो है, सो दुनिया जो है एक वैश्विक गाँव बन पाया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब देखिए, तो विश्व की अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ने से है। अब आगे लिखिए इसमें इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य व्यावसायिक क्रियाओं का विश्व स्तर पर विस्तार करना। इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य वैश्विक व्यावसायिक क्रियाओं का व्यावसायिक क्रियाओं का विश्व स्तर पर विस्तार करना है। लंदन में अगर कोई मखान का खीर खाता है, तो मखान कहाँ का होता है? दरभंगा का होता है। लंदन के लोग जो आम खा रहे होते हैं, ठीक है? वो कहाँ का आम होता है? लंदन में आपको बता दूँ कि यहाँ का निर्यात किया जाता है। भागलपुर का जर्दालू आम लंदन में मिलता है। कतरनी चावल जो भागलपुर का है, वो आपको मिलेगा अमेरिका में। कई लोग शौक से ढूँढते हैं। हमारे चाय बागानों से दार्जिलिंग का चाय आपको मिलेगा कहाँ पे? ब्रिटेन के किसी चाय के अच्छे से कैफ़े में, ठीक है? तो कहने का तात्पर्य है कि यही तो वैश्वीकरण है, ठीक है? आगे सऊदी अरब चले जाइए तो इंडिया का जो सबसे बेस्ट वाला एप्पल होता है कश्मीर से जो निर्यात किया जाता है छाँट करके सबसे बढ़िया वाला, वो कहाँ पे मिलता है आपको? वो मिलता है सऊदी अरब के मॉल वगैरह सब में आप जाएँगे, यूएई के मॉल में जाएँगे तो वहाँ पे आपको सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का जो एप्पल मिलेगा इंडिया का वो वही मिलेगा, इंडिया में नहीं मिलेगा क्योंकि वो डायरेक्ट निर्यात कर दिया जाता है क्योंकि उसे अच्छी कीमत प्राप्त होती है। भारत में जो आता है वो सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड का होता है क्योंकि ठेले वगैरह सब में बिकते रहता है। हमारे यहाँ की महिला पूछती है कि भैया एप्पल कैसे दिए, सेब कैसे दिए? बोलते हैं 120 रुपए किलो बहन जी। महिलाएँ बोलती है कि भैया सही से लगा लो, रोज़ तो आप ही के यहाँ से ले जाती हूँ, ठीक है 2 किलो सही से लगा लो, 200 का लगा लो। सेब वाला बोलता है कि बहन जी भगवान से तो कम डरो, आज मैंने पहली बार दुकान खोला है, आज से ही दुकान का उद्घाटन हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें, खैर आगे तो वैश्विक क्या है तो क्रियाओं का विश्व स्तर पर विस्तार करना तथा करना है। साथ ही साथ ही देश की साथ ही देश की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का विस्तार करना भी है, विस्तार करना भी है, ठीक है? साथ ही प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का विस्तार करना भी है। तो ये है वैश्वीकरण का उद्देश्य। आगे लिखेंगे इसी में वैश्वीकरण का सिर्फ आर्थिक पहलू नहीं है, ठीक है? इतना लिख लिया आप लोगों ने? चलिए, अब आगे लिखेंगे कि वैश्वीकरण का केवल आर्थिक पहलू नहीं है केवल बल्कि इसके सामाजिक, सांस्कृतिक यानी इंट्रोडक्शन में आप बता देंगे कि आगे हम क्या करने वाले हैं। शैक्षणिक, तकनीकी और प्रशासनिक पहलू भी है। इतना पे हम लोग खत्म करेंगे। ये है हमारा इंट्रोडक्शन यानी भूमिका वाला पार्ट अभी पूरा हो गया हमारा, ठीक है? ठीक है? ठीक है?
है, लिख लिया आप लोगों ने, एक बार ओके कर दीजिए, उसके बाद जाकर के हम लोग इसके विभिन्न पहलू पे जो मेन बॉडी हमारा होगा, विषय विस्तार होगा, उसमें हम लोग वैश्वीकरण के विभिन्न पहलुओं पर भी बात करेंगे, ठीक है? चलिए, आगे नेक्स्ट, चलिए, डन, ओके। अब हम लोग बात करेंगे वैश्वीकरण के विभिन्न पहलू। एक मिनट। भारत में व्यापक आर्थिक समृद्धि आई है। भारत में व्यापक आर्थिक समृद्धि आई है, ठीक है? देश की जीडीपी तेजी से बढ़ रही है, बहुत हद तक गरीबी दूर हुई है। विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से वृद्धि हुई है। विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से वृद्धि हुई है। आज भारत आज भारत दुनिया की आज भारत दुनिया की सबसे तेज गति से सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है दुनिया की। आज भारत दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, ठीक है? सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लिख लिया? थोड़ा सा फास्ट लिखाइए। अच्छा ठीक है राजीव कुमार जी, थोड़ा सा फास्ट लिखा तो एक मिनट, थोड़ा सा ना। ठीक है, सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अब देखिए ये है वैश्वीकरण का, हम लोग क्या कर रहे हैं राजीव कुमार, तो वैश्वीकरण के विभिन्न पहलू, और वैश्वीकरण के विभिन्न पहलुओं के दोनों पक्ष होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है सुधा? तो पहला पहलू तो हम लोगों ने ये लिखा कि वैश्वीकरण का आर्थिक पहलू, और आर्थिक पहलू में अभी तक हम लोगों ने जो बातें की है वो पॉजिटिव बातें की है। अब जब पैरा चेंज करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इस वैश्वीकरण का क्या क्या नुकसान हुआ है भारत को, तो ठीक है लिखेंगे। इसका दूसरा पहलू भी है, इसका देखिए वैश्वीकरण से तो फायदे ही फायदे हुए हैं 91 के बाद, लेकिन नुकसान क्या है या दूसरा पक्ष भी जानना जरूरी है। तो इसका दूसरा पहलू ही है, इसी पैराग्राफ में लिखेंगे, इसी लाइन में, इसी पैराग्राफ में, कि आज का मानव अपने मानवीय गुणों को खो चुका है। आज का मानव अपनी मानवीय गुणों को खोता जा रहा है। पैसा कमाने के पीछे लोग पागल हो गए हैं, देखिए कई लोग की जरूरत भी बढ़ गई है, पैसे पैसे पैसा, अपनी मानवीय गुणों को खोता जा रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो स्थिति यह है कि हर मालिक ये सोचता है कि मुझे इससे कम सैलरी मांगने वाला कोई स्टाफ अगर मिल जाता है, जैसे कोई किसी के यहाँ 10,000 पे काम कर रहा है, कई साल से काम कर रहा है, बड़ा ईमानदार है, बड़ा मेहनती है, कोई मतलब नहीं, तो दूसरा आदमी आ जाए कि मैं 8,000 पे आपके यहाँ काम कर लूंगा, एक मिनट भी नहीं हिचकता है कि इसको मैं निकाल दूंगा तो इसके परिवार वालों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मतलब अनैतिकता आ गई है दुनिया। यही स्थिति काम करने वाले लोगों की है कि मालिक कितना भी प्यार करता है, कितने भी अच्छे से देखभाल करता है, सपोर्ट करता है, 10,000 सैलरी दे रहा है, कल कहीं 2,000 ज्यादा मिल रहा है तुरंत भाग जाएगा। हमेशा जुगाड़, एक जगह काम करते रहते हैं, 5 लाख के पैकेज, 10,000 वाला तो जल्दी नहीं भागता है। लाखों वालों का ये हाल है, हर लाख कमाने वाला जो व्यक्ति होता है कि 10,000 और 20,000 और इंक्रीमेंट हो जाए, उसी चक्कर में हमेशा दिमाग लगाते रहता है कि कहाँ पे ज्यादा सैलरी मिल जाए तुरंत भागने, मतलब हर आदमी कोई किसी पे विश्वास ही नहीं कर सकता ये स्थिति में। तो कहीं ना कहीं इसका मानसिक स्थिति पे भी तो पड़ रहा है, किसी को किसी पे विश्वास ही नहीं है, कब कुछ छोड़ के भाग जाए, किधर चला जाए, तुरंत ज्यादा पैसा मिला बीच में छोड़ के निकल जाते हैं। यहाँ तक कि शिक्षा जगत में स्थिति है कि कोचिंग में पढ़ाते पढ़ाते टीचर को बीच में ही बैच छोड़ के भाग जाते हैं, कहीं ज्यादा पैसा मिलता है तो बच्चे इधर बेचारे परेशान रहते हैं, कोचिंग छोड़ कर दूसरा कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं पैसे के चक्कर। तो आजकल देखेंगे तो क्या लिखा आपने, गुणों को खोता जा रहा है, ठीक है, गुणों को खोता जा रहा है। नींद चैन बचपन के मित्र, ये सब शब्द खत्म होता जा रहा है। नींद चैन बचपन के मित्र, प्रोफेशनल होते जा रहे हैं लोग। नींद चैन
बचपन के मित्र, बचपन के मित्र, प्रार्थना, रिश्तेदार इत्यादि शब्द उसकी स्मरण से, प्रार्थना, शब्द के स्मरण से विलुप्त होता जा रहा है, विलुप्त होता जा रहा है। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब शब्द हो रहा है, खत्म होता जा रहा है बिल्कुल। रिश्तेदार याद ही नहीं है, कौन सी मौसी से कब मिले थे, कितना दिन हो गया, पहले मौसी, नानी, कभी समय निकाल के किसी दिन बुआ के यहाँ चले जाते थे। अब कहाँ बुआ वगैरह सबके पास जा पाते हैं। एक सबसे प्रमुख रह गया प्रोफेशनल लोगों का कि साल में एक बार बेंगलोर से जब आते हैं तो ससुराल जाते हैं, 6 दिन के लिए आते हैं, ठीक है। मेरा एक चचेरा भाई है, ठीक है, तो वो 15 दिन की छुट्टी पे आता है, तो 15 दिन में से 14 दिन ससुराल रहता है। अगर 6 महीना पे एक बार आता है तो 15 दिन की छुट्टी पे आता है फैमिली के साथ, ठीक है। तो 15 दिन की छुट्टी में से 14 दिन कहाँ रहता है, ससुराल में पड़ा रहता है। एक दिन दिन में सिर्फ मिलने के लिए अपने गाँव में आता है, अपने गाँव के लोगों से, मतलब घर के परिवार के लोगों से मिलने आता है, जो अपने घर में अपना मतलब पैतृक आवास में, और जो मिल गया उससे मिल लिया, जो उससे मुलाकात नहीं हुई कोई मतलब नहीं है, सेम डे फिर या उस रात को रहता है या सेम डे फिर निकल जाता है। तो 15 दिन की छुट्टी में एक दिन अपने गाँव में गेस्ट की तरह आता है, 14 दिन ससुराल में। ये स्थिति लोगों की इतना प्रोफेशनल होते जा रहा है आजकल। इत्यादि शब्द उसके स्मरण से विलुप्त होता जा रहा है। कौन कौन से शब्द उसके दिमाग में चलता रहता है हमेशा, प्रमोशन, क्या जी, सब वैश्वीकरण की देन है। पहले प्रमोशन नहीं होता था, पहले कहते थे कि मैं बहुत ईमानदारी से काम करूंगा, मालिक एक दिन खुश होकर के मेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे। अब कोई मतलब नहीं, अब है कि मैं बार्गेनिंग करूंगा और कोई अच्छी जगह जॉब ढूंढूंगा और फिर मालिक को बोलूंगा कि मेरा इंक्रीमेंट करो, नहीं तो मैं 20% वहाँ ज्यादा मिल रहा है मैं वहाँ जा रहा हूँ। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बोनस, पैकेज, यही सब शब्द दिमाग में चलते रहते हैं। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बोनस, पैकेज। अब उसका परिणाम भी देख लीजिए क्या होता है। तो पैकेज, टारगेट, वर्कलोड, वर्कलोड, डिप्रेशन, ये सब दिमाग में आते जा रहे हैं। ये सब टारगेट, वर्कलोड, डिप्रेशन जैसे शब्दों से वह घिरता जा रहा है, क्या जी, सब वैश्वीकरण की देन है। ये सब शब्दों से वह घिरता जा रहा है, वैश्वीकरण जैसे शब्दों से वह घिरता जा रहा है। वैश्वीकरण ने मानव को एक मानव नहीं, मानव को एक संसाधन बना दिया है। वैश्वीकरण ने मानव को एक संसाधन बना दिया है। संसाधन बना दिया है। कुछ पैसे कमाकर, कुछ पैसे कमाकर वह परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करना चाहता था, व्यतीत करना, करना चाहता था, किंतु इस पैसे ने उसे अपनों से दूर कर दिया। यही हुआ है ना, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। यही हुआ है। अब स्थिति यह है कि सुबह जल्दी जल्दी में है, समय ही नहीं है एक बार माँ से हालचाल पूछ ले कि माँ कैसी हो। शाम को थक के आए हैं, शाम के पास सामने भी समय नहीं है, क्या करें, परिवार सब छूटता जा रहा है। यही हुआ है पैसे को लेके। अब इस पे हम लोग एक शेर लिखेंगे, शायरी लिखेंगे, ठीक है, और ठीक है कोट करेंगे यहाँ पे। कितना लिख लीजिए पहले। चलिए, हो गया, किंतु पैसे ने उसे अपनों से दूर कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए एक शायरी। माँ आज तू उदास है, आज तू उदास है, मगर तेरी उदासी को जानने का वक्त किसके पास है, वक्त किसके पास है। सारा जीवन पिसती रही तू, सारा जीवन पिसती रही तू चूल्हे और चक्की में, तुम चूल्हे और चक्की में, मैं तो व्यस्त हूँ बस अपनी तरक्की में, बस अपनी तरक्की में। क्या यही है आज की पीढ़ी। ये लिखा है विनय विश्वास नाम के कवि ने, के नाम नहीं याद होगा एग्जाम में तो ऐसे लिख सकते हैं, किसी ने सच कहा है। लिखा है विनय, ये हो गया आपका ऐसे। ये आर्थिक पहलू ही चल रहा है। ठीक है, हो गया, लिख लिया। अब देखिए आर्थिक पहलू अभी खत्म नहीं हुआ है, इसको आर्थिक पहलू को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में लिखना है चूंकि। तो अब आगे लिखेंगे पैरा चेंज करके कि वैश्वीकरण से पहले, पहले मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार के पास, गांव में चले जाइए तो हर आदमी के शौक बढ़ गए और हर घर में 2-4 किस्त जरूर चलते रहता है माइक्रो फाइनेंसर का। बिजनेस के नाम पे वो लोग लोन देते हैं, गाय पालने के नाम पे, और सब 40,000 50,000 का लोन, सब 30,000 40,000 का 3-3 4-4 उठा लिया है, किस्त भरते रहता है और परेशान रहता है शौक पूरा करने के लिए। कोई किस्त पे मोटरसाइकिल खरीद लिया, कोई कोई किस्त पे वो खरीद लिया, क्या कहते हैं, कार खरीद के घूम रहा है, स्कॉर्पियो खरीद करके, कोई किस्त पे फ्रिज ले आया गाँव में जिसका कोई काम नहीं है अभी, तभी ले आया, एसी लगा लिया गाँव में, और सब किस्त पे और परेशान है सब आदमी। ऐसा हो रहा है ना, किस्त से पूरा घर घर किस्त चल रहा है सबका। तो क्या लिखा आपने, वैश्वीकरण से पहले मध्यम वर्गीय परिवारों के पास, परिवार के पास कुछ जमीन, बचत,
आभूषण, पशु इत्यादि होते थे जो वक्त पे काम आते थे। कई बार बहुत जरूरी काम होता था, बकरी एक बेच देते थे, काम हो जाता था। गाय के बछड़े वगैरह सब थे तो 2-3 बछड़ा है, एक बेच दिया, चलो कुछ काम निकल गया। ठीक है। आभूषण, पशु इत्यादि होते थे जो वक्त पे काम आते थे। आज कार लोन, होम लोन, होम लोन तथा अन्य अन्य विलासिता की वस्तु पर, विलासिता की वस्तुओं के लोन का ईएमआई चलते रहता है। लोन, वस्तुओं के लोन का किस्त भरते रहते हैं, भरते रहते हैं, परेशान रहते हैं लोग। ठीक है। भारतीय परिवार के पास कुछ जमीन के पास लिख लीजिए, कुछ जमीन, बचत, आभूषण, पशु इत्यादि होते थे जो वक्त पे काम आते थे। आज कार लोन, कार लोन, होम लोन ऐसे लिख लीजिए, होम लोन तथा अन्य विलासिता की वस्तुओं के लोन का किस्त भरते रहते हैं। ठीक है। आगे क्रेडिट कार्ड, ये सब तो है ही, चल ही रहा है, गोल्ड लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सब चल ही रहा है। सेविंग जैसे बचत समाप्त होती जा रही है और कर्ज बढ़ता जा रहा है। क्या जी, इतने सारे कर्ज देने वाले लोग आ ही गए हैं, क्या दिक्कत है फाइनेंस करने वाले, तो बचत समाप्त होता जा रहा है। और दिखावे के लिए बेटे की शादी कर लेंगे और खेत गिरवी रख करके डीजे ले आएंगे, मतलब 70,000, 80,000, लाख लाख रुपए वाला डीजे ले आएंगे। डीजे से ही गांव में एक इज्जत बनेगी, प्रतिष्ठा बनेगी, बेटा की शादी करेंगे तो ऐसा करेंगे पूरे गांव में डीजे। ठीक है। लवनिया लंदन से आएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। क्या? वही जो रात भर डीजे बजाते हैं और उसके बाद जब शादी हो जाती है 2 दिन के बाद जिसे लिए रहते हैं ना ब्याज पे पैसा, वो आकर के जो दरवाजा पे गाली देता है, डेली मानसिक परेशान कर, फिर परेशान रहता है, वही 50,000 लाख चुकाने में हालत खराब हो जाती है, 2 साल 3 साल परेशान रहता है मानसिक। बस वही लवनिया लंदन से लाएंगे, रात भर यही हाल है। तो बचत समाप्त होता जा रहा है और कर्ज बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अब पुराने समय में क्या होता था देख लीजिए, इसमें हम लोग दिनेश रघुवंशी उनको कोट करेंगे, दिनेश रघुवंशी को लिखे। दिनेश रघुवंशी जी का है कि बड़ी छोटी रकम से, बड़ी छोटी रकम से घर चलाना जानती थी माँ। हमारे यहाँ पहले जब मैथिल ब्राह्मणों की शादी होती थी तो उसमें क्या होता था कि जो सफेद वाला जो धोती होता था वो लाया जाता था और 50 पैसा में एक पुड़िया मिलता था रंग का, लाल रंग का, रेड कलर की पुड़िया आती है कागज में रंग, वो बाल्टी में घोरते थे 50 पैसे वाले रंग के पुड़िया, और उसी में दूल्हे का सफेद धोती जो होता था उसको लाल रंग से रंग करके उसमें निकालते थे पानी में डुबा करके, और दूल्हे के पापा 2-2 लोगों की धोती रंगा जाती थी, 3-4 धोती रंगा जाता था। उसके बाद धोती को सुखा देते थे, वही धोती शादी में पहन के जाते थे, एक सिल्क वाली कुर्ता खरीद लेते थे, उसके बाद एक चप्पल और माथे पे पाग, मैथिल ब्राह्मणों का। अब है क्या कि अब देखते हैं कि उससे पहले 2 बार चेंज होगा, 25,000 की शेरवानी खरीद के ले जाएंगे यहाँ से चाबड़ी बाजार से, और वो सिर्फ किस लिए, वीडियो बनेगा, शेरवानी पहन करके कहाँ बैठेंगे, पे बैठेंगे, घोड़ी पे बैठेंगे, ये लोग तो कार पे भी शुरू कुछ दूर तक चलने के लिए वीडियो बनाने, फिर उसके बाद उससे पहले क्या तो कोट पैंट पहनेंगे, यानी कोट पैंट पहन करके जाएंगे शादी करने के लिए, फिर कुछ देर दूर जो है कुछ देर में वो भी पहनेंगे, शेरवानी भी पहनेंगे। कोट पैंट तो चलिए बाद में भी काम आ जाता है। ठीक है। अब कोट पैंट खरीद लेंगे 20,000 का, बाद में जाकर के पंजाब में जो है सो गेहूं काटने जाएंगे। ठीक है। कोट पैंट टांग करके घर में रख देंगे तो चूहा काटेगा उसको, 25,000 कर्जा लेकर के कोट पैंट खरीद लेंगे विमल का, और उसके बाद जाकर के शादी के बाद टांग देंगे कहीं चूहा काट रहा है तो चले जाएंगे पंजाब धान काटने। ठीक है। ये सब दिखावा क्यों? हाँ जी। आगे बड़ी छोटी रकम से घर चलाना जानती थी माँ। ठीक है। कमी थी मगर खुशियां लुटाना जानती थी माँ। कमी थी मगर खुशियां लुटाना जानती है। मैं खुशहाली में भी रिश्तों में बस, मैं खुशहाली में भी रिश्तों में बस दूरी बना पाया, पैसा कमा रहे पैकेज है। गरीबी में भी हर रिश्ता निभाना जानती थी। गरीबी में भी हर रिश्ता निभाना जानती थी। हाँ। ये किसने कहा है? ये कहा है दिनेश रघुवंशी। इनका नाम है दिनेश रघुवंशी, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये है आज का, ये है आर्थिक पहलू किसके, वैश्वीकरण के। ठीक है। आप लोग अपनी तरफ से भी जोड़ सकते हैं बहुत सारी चीज। पिताजी की तरफ से लड़की वाले से कोट पैंट लेते हैं, लेकिन लड़की वाला भी तो बेचारा परेशान ही रहता है बेटी की शादी के बाद, मतलब सबके लिए जुटाते जुटाते टेंट से लेकर के कोट पैंट से लेकर के सब कुछ जुटाते जुटाते लास्ट में बेचारे के पास अपने लिए एक नया कुर्ता या शर्ट खरीदने के पैसे नहीं बचते। क्या जुल्फिकार जी सही कह रहा हूँ कि नहीं? पिता का बाप, बेटी का बाप वो व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति के पास अपने लिए एक नया शर्ट खरीदने के लिए लास्ट में देखेंगे तो पुराना कोई शर्ट या कुर्ता पहने रहते हैं, और तब भी अंदर से बेचारे डरे सहमे रहते हैं कि कुछ गलती तो नहीं हो गई मुझसे। लड़के वालों से पूछते थे और कुछ गलती तो नहीं हो गई, कुछ कमी तो नहीं रहेगी। यानी 20 साल 25 साल जो व्यक्ति अपने मन को मार करके कमा करके सेविंग करके रखता है बेटी की शादी के लिए, लोग आकर के फीडबैक देने शुरू करते हैं, इसमें नमक कम ज़्यादा है। ठीक है। अरे मिठाई सही नहीं बना है, ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, ये कपड़ा सही नहीं है, इतना जोड़ा क्यों गया कपड़ा, इतना जोड़ा क्यों नहीं? उस व्यक्ति से पूछिएगा कि उसे क्या बीतती है। अब आगे बढ़ते तो वैश्वीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक पहलू, आइए हम लोग विचार करते हैं। वैश्वीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक पहलू।
वैश्वीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक पहलू। ठीक है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने पिछले दिनों टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया साइट्स, ओटीटी, इंटरनेट, सोशल मीडिया साइट जैसे यूट्यूब वगैरह सब हो गए या साइट, ओटीटी, ओवर द टॉप जिसको कहते हैं जैसे अमेजन प्राइम, ठीक है, उसके बाद जाकर के सोनी लिव, उसके बाद जाकर के हॉटस्टार, ठीक है, डिज्नी हॉटस्टार, ये सब क्या है? ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप जिसको कहते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म तक तक लोगों की पहुंच बढ़ा दी है। आज इंटरनेट के माध्यम से आराम से देखते हैं लोग, पंचायत 2 देख लेते हैं आराम से, क्या तो आराम से पंचायत 2 मोबाइल पे देख लेते हैं। लेकिन उसी ओटीटी की वजह से सांस्कृतिक पतन भी हो रहा है, लोगों का बिगड़ भी रहे लोग। आपने कई सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जब कोई किसी वेब सीरीज से प्रेरित होकर इंस्पायर होकर के प्लानिंग लेकर के या किसी मूवी से इंस्पायर होकर के प्लानिंग लेकर के लोगों ने बैंक में डकैती की, हत्या की, बड़े बड़े क्राइम को अंजाम दिया। यानी कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ऐसे वेब सीरीज है जिन वेब सीरीज का उपयोग लोगों ने अपने आप को अपराधियों ने ट्रेंड करने के लिए किया और उसके बाद जाकर के खुद को उससे इंस्पायर होकर के उस तरीके से उन्होंने बैंक में डकैती की, लोगों की हत्या की या बड़े बड़े क्राइम को अंजाम दिया। ये दूसरा पक्ष है। आज आप विभिन्न प्रकार के मनोरंजन आसानी से आप कर तो सकते हैं, लेकिन अपराधी भी उससे सीख रहे हैं, है कि नहीं? तो क्या लिखा हम लोगों ने कि लोगों की पहुंच बढ़ा दी है। आज इंटरनेट के उपयोग से ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी, और सभी देखते रहता है, आज इंटरनेट के उपयोग से ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी, आज इंटरनेट के उपयोग से ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी मनोरंजन के विभिन्न साधनों का लाभ उठा रहे हैं। अब जो काजल का डांस देखने के लिए, काजल कुमारी का डांस देखने के लिए जो राजगीर नहीं गए थे, ठीक है, राजगीर महोत्सव में नहीं गए थे काजल कुमारी का डांस देखने, वो अपना मोबाइल पे आराम से काजल कुमारी का डांस देखते रहे, वीडियो ऑर्केस्ट्रा वाला। क्या? चलिए आगे, लाभ उठा रहे हैं। ये उसका सकारात्मक पहलू है कि चलिए लाभ उठा रहे हैं। छोटे छोटे शहरों में भी, छोटे छोटे शहरों में भी शॉपिंग मॉल, क्या जी, आजकल का बच्चा बोलता है मैं दुकान से नहीं लूंगा कपड़ा, शॉपिंग मॉल से लूंगा, नहीं तो मैं ऑनलाइन मंगाऊंगा। छोटा बच्चा भी 6-7 साल का होता है, बोलता है कि मैं ऑनलाइन कपड़ा मंगाऊंगा या शॉपिंग मॉल में लूंगा, खरीदूंगा। जो दुकान से पापा जहाँ से खरीद के लाते थे उस दुकान से मैं खरीदूंगा। क्या जी, छोटे छोटे शहरों में भी शॉपिंग मॉल, ठीक है, उसके बाद जाकर के शॉपिंग मॉल, और क्या क्या चीज़ खुल रहा है देखिए, छोटे छोटे शहरों में भी शॉपिंग मॉल। उसके बाद रेसंतरा, रेसंतरा कहने का मतलब है कि पिज्जा हट, उसके बाद जाकर के डोमिनोज, ये सब खुलता जा रहा है। शॉपिंग मॉल इत्यादि खुलते जा रहे हैं। शॉपिंग मॉल, मूवी हॉल इत्यादि खुलते जा रहे हैं। मूवी हॉल, रेसंतरा, रेस्टोरेंट को कहते हैं रेसंतरा, ऐसे लिखते हैं हिंदी, ठीक है। एक मिनट, कहाँ गया? रेसंतरा लिखते हैं, आधा सा इत्यादि खुलते जा रहे हैं, ठीक है। पहले लोग 10 रुपये में नाश्ता कर लेते थे, चले जाइए एक बार मैकडी में चले जाइए, बर्गर खाने जाइए, जीएसटी भी लगेगा, 99 रुपये का बर्गर भी आएगा, लिखा रहेगा बर्गर @99 ओनली। तो जैसे 99 कितना कम पैसा है, 99 रुपया तो जाने दीजिए। 99 रुपये में पहले लोग जो खाते थे शाम को जाकर के मुरही, आलू चॉप वगैरह सब खाते थे, लिट्टी खा के आ जाते थे दुकान से, तो 5 रुपये का 1 लिट्टी, 10 रुपये का 2 लिट्टी आता था। बहुत ज़्यादा खाने का मन हुआ तो 20 रुपये का लिट्टी खा लेगा, उसमें पेट ही भर जाएगा, ठीक है। अब 100 रुपये का लिखा था बर्गर @99 ओनली, और 99 प्लस उसमें फिर जीएसटी जोड़ करके सीधे 105 रुपये का होता है, और एक आदमी एक बर्गर खाता है। मतलब 5 लोगों को अगर ले गए बर्गर खिलाने तो 500 रुपये चला गया। 500 कमाना कितना मुश्किल काम है, और खर्च करना तो जैसे लगता है कि आम बात हो गया। कहाँ से बचेगा लोगों के पास पैसे? रेसंतरा इत्यादि खुलते जा रहे हैं। आधा किलो मैदे का पिज्जा जो बना होता है, उस पिज्जे की प्राइस 500 रुपये होती है। मूवी हॉल, रेसंतरा इत्यादि खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, ठीक है। महिलाओं को भी समान रूप से इसमें कार्य मिल रहा है, जैसे मॉल वगैरह सब में महिलाओं को भी समान रूप से कार्य मिल रहे हैं, एक तरह से सामाजिक महिलाओं को भी, गर्ल्स वगैरह सब पहले जो है सब्जियां नहीं बेच सकती थी, अच्छे घर की लड़की, लेकिन अब अच्छा खासा पढ़ लिख करके बीए बीएससी करके कम से कम शॉपिंग मॉल में तो सब्जी बेच सकती है। मॉल में जो सब्जी मिलती है तो उसमें तो बेच सकती है, रोड पे नहीं बेच सकती थी। महिलाओं को भी समान रूप से काम मिल रहा है, कोई भेदभाव नहीं है इसमें। तो ये सब अच्छी चीज़ है। तो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से तो ये चीज़ें अच्छी है कि चलिए मनोरंजन हो रहा है, महिला सशक्तिकरण हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। लेकिन अब इसका दूसरा पक्ष भी है, सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष देखते हैं। चलिए लिख लिया, फिर पैरा चेंज करेंगे हम लोग। ठीक है, हो गया आगे। देखिए दूसरा पहलू क्या है, आज अच्छे पैकेज पैकेज पर एमएनसी में
एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। एमएनसी है काम करने वाले, काम करने वाले लोगों के पास सामाजिक सांस्कृतिक देखिए क्या हो रहा है पतन, लोगों के पास अपने बुजुर्ग माता पिता, माता पिता की देखभाल करने के लिए देखना ही नहीं चाहता, कोई माता पिता को रखना ही नहीं चाहता अपने साथ, देखभाल करने के रखता भी है तो भाई तू 1 महीना तू रख, 1 महीना मैं रखूंगा, मैं ही क्यों रखूंगा, तुम दोनों दोनों मिलकर के 1 महीना तू रख 1 महीना मैं रखता हूँ, ये वाली कल्चर है कि नहीं। लिखिए आगे, ठीक है, तो क्या लिखा आपने कि माता पिता की देखभाल करने के लिए ना तो समय है, की जगह पिटबुल पाल लेगा, मतलब पिटबुल पाल लेगा या विदेशी कुत्ता जो होता है ना, जर्मन शेफर्ड पाल लेगा, पिटबुल पाल लेगा, वो सब जो कुत्ता होता है उसकी देखभाल के लिए जो है उसको 10-10 हज़ार रुपए खर्चा है महीने का, ठीक है। उस कुत्ते को स्पेशल सुई पड़ता है, कुत्ते के अलग बिस्किट आते हैं, उसके साबुन लगाते हैं, उसके तेल लगाते हैं, उसके पाउडर लगाते हैं, यहाँ तक कि उसको वो करवाने के लिए, पॉटी करवाने के लिए भी बाहर ले जाएगा, ठीक है। उससे उसको कोई घृणा नहीं होगी, मतलब उसमें पॉटी करा रहा होता है, एक बर्तन रहता है उसमें पॉटी करा रहा होता है, उसकी सफाई कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ अपने रोहिणी की बात कर रहा हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे माँ बाप की तो पूछता भी नहीं है, लेकिन कुत्ते को लेटिंग करवा रहा होता है, उसकी सफाई करवा रहा होता है, कर रहा होता है, वो नहला रहा होता है, और माँ बाप को भी देखभाल करने का किसी के पास समय नहीं, गाँव में छोड़ दिया है, साल में एक बार खाली मिलने जाता है। बहू सब ऐसी है कि देखना नहीं चाहती है सास ससुर, वही कुत्ते को दिन भर उसी को दुलाती है, वही कुत्ता मुँह चाट रहा है, वही कुत्ता खाने में मुँह लगा रहा है, वही कुत्ता बिस्तर पे चढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन माँ बाप बुजुर्ग है तो उसको गाँव में छोड़ दिया, तो इस टाइप की स्थिति है। जितनी हाई सोसाइटी है उसमें इतनी उतनी ज़्यादा मानवता खत्म होती जा रही है। तो थोड़ा बहुत बचा भी हुआ है ना वो मानवता, परिवार, अपनापन, लड़ाई झगड़ा करके भी अगर है तो वो छोटे लोगों में, गरीब लोगों में बचा हुआ है। लड़ाई झगड़ा भी करते हैं तो शाम को करके फिर क्या, गरीब लोगों में तो खैर। तो क्या लिखा, लोगों के पास अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करने के लिए ना तो समय है और ना ही संसाधन है। तो उतना पैसा है कुत्ता पाल लेगा, लेकिन माँ बाप की देखभाल नहीं करेगा, संसाधन है ना ही संसाधन है, ठीक है। आगे लोग संयुक्त परिवार के स्थान पर, अब जॉइंट फैमिली में कोई रहना ही नहीं चाहता, लोग संयुक्त परिवार के स्थान पर बहू पहले से दिमाग में बैठा करके चलती है, माँ सिखा करके भेजती है कि बस पट्टी को मुट्ठी में रखना, बाकी सब ठीक है। और ना ही संसाधन है, लोग संयुक्त परिवार के स्थान पर, ठीक है, लोग संयुक्त परिवार के स्थान पर एकल परिवार को प्राथमिकता दे रहे हैं। बॉलीवुड की फिल्म बागवान में, बागवान में, बॉलीवुड की फिल्म बागवान में समाज की इस सच्चाई को, बागवान को इन्वर्टेड कॉमा, बागवान में समाज की इस सच्चाई को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यह है सामाजिक सांस्कृतिक के दोनों पक्ष, मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया, ठीक है। लिख लिया सुधा, लिख लीजिए इसको, लिख लिया सुधा। आगे रहीम जी, अब देखिए आज हुआ क्या है, आज भारतीय नारी अपनी नैसर्गिक गुणों को खोती जा रही है। आज भारतीय नागरिक ठीक है, ठीक है, चलिए वेरी गुड। आज भारतीय नारी अपनी नैसर्गिक गुणों को, जो उसके नेचुरल गुण थे, नैसर्गिक गुणों को खोती जा रही है, खोती जा रही है। आज भारतीय नारी अपनी नैसर्गिक गुणों को खोती जा रही है। आज वह राहुल सर विद एजुकेशन, क्या हुआ, क्या हुआ सर? चलिए, आज भारतीय नारी अपनी नैसर्गिक गुणों को खोती जा रही है। आज वह एक माता या बहन, माता या नहीं, माता या बहन नहीं, बल्कि कंपनियों के देखिए जानबूझ करके आज के डेट में मैं बता दूं कि अच्छे-अच्छे कोचिंग सब में भी दिल्ली में आइएगा, तो जानबूझ करके एकदम से लड़की एकदम तड़क भड़क वाली, एकदम पूरा ड्रेस वेस पहने हुए, मॉडर्न एकदम पूरा परफ्यूम लगाए, लिपस्टिक लगाए हुए, एकदम काजल-वाजल लगाए हुए, उसके बाद पूरा फैशन करके जानबूझ करके बैठाते हैं। जो भोले-भाले गाँव के जो बच्चे आते हैं, वो ये ना पूछे कि यहाँ के टीचर कैसे पढ़ाते हैं, टीचर अच्छे हैं कि नहीं, सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं, कुछ नहीं पूछे, बस उसकी सुंदरता देख करके जो रिसेप्शन में बैठी उससे प्रभावित होकर एडमिशन। ये कहीं न कहीं बाज़ारवाद है ना, इसी को तो बाज़ारवाद कहते हैं। पहले गुरुओं के चयन का क्या मानदंड होता था कि गुरु कैसे है, गुरु का व्यवहार कैसा है, गुरु का चरित्र कैसा है, गुरु का सिलेबस पे कितना कमांड है। अब गुरुओं के चयन का आधार जो हो गया, ऑफलाइन कोचिंग सब में आप आएँगे, मुखर्जी नगर में, दिल्ली, नोएडा में जाएँगे, सुंदर-सुंदर रिसेप्शनिस्ट को बैठा देते हैं पूरा एकदम फैशन के साथ। वो इतने प्यार से बोलेंगे कि कोर्स ले लीजिए, बेचारा गाँव से आया हुआ आदमी मना ही नहीं कर पाएगा। अगर वैसे भी गाँव देहात से आया है तो इतनी मॉडर्न लड़की को कभी देखा नहीं रहता है, तो प्रभावित हो जाता है, बोलते हैं पप्पा 2 लाख भेज दीजिए, हमें ले लेते हैं आज। ये हाल है, ठीक है। कहीं न कहीं हर चीज़ को बाज़ारवाद से जोड़ करके, तो ज़्यादातर महिला सशक्तिकरण तो हुआ है, लेकिन महिला सिर्फ सेल्स गर्ल, टेलीकॉलर, कोई लड़की कॉल करती है कि भाई ये प्रोडक्ट ले लीजिए, तो कोई चाह करके भी उसके साथ जो है मना नहीं कर पाता है, बात करता है अच्छा ठीक है। तो महिलाओं का उपयोग इसलिए, ये जो कंपनियाँ हैं महिला सशक्तिकरण के लिए नहीं उसका उपयोग कर रही है, ये पुरुषों के इमोशन के साथ खेलने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए महिलाओं का उपयोग कर रही है। तो ये एक नेगेटिव हुआ ना, आपके प्रोडक्ट अच्छे होंगे, कहीं न कहीं ये महिलाओं का क्या है, दुरुपयोग है, उनके वास्तविक जो चरित्र है उसका दुरुपयोग है, महिला का ये रूप नहीं था ना।
आज वह एक माता या बहन नहीं बल्कि कंपनियों के प्रोडक्ट को बेचने वाली वाली सेल्स गर्ल, टेलीकॉलर, सेल्स गर्ल, मॉडल, टेलीकॉलर, टेलीकॉलर इत्यादि ज़्यादा नजर आती है। लड़कियां फैशन के नाम पे अगर बोल दीजिए किसी को, मतलब वैसे ही कपड़े पहन के घूम रही है, अगर बोल दीजिए तो बोलेगा तुम्हारा नजर खराब है, ठीक है, मतलब कुछ भी कपड़े पहन के घूम रही है, और अगर आप उसको बोलेंगे तो बोलेंगे कि अपना नजर ठीक करो, अपना क्या कहते हैं कि नजर तुम्हारा खराब है, अपना नजर ठीक करो, हमारा कपड़ा खराब नहीं है, हमारा कपड़ा ठीक है, तुम्हारी नजर खराब, कुछ भी पहन के घूम लिखेंगे। लड़कियां फैशन के नाम पर, तो सबसे ज्यादा बढ़ावा किसने दिया? उर्फी जावेद, उर्फी जावेद को तो जानते होंगे, मैं दिखाता हूँ। लड़कियां फैशन के नाम पर कुछ भी पहनकर घूम रही है, ठीक है। अब इस पे लिखा है, सुरेश अलवेला है, 21वीं सदी की माएँ, माएँ बच्चे को आंचल का सुख सुख नहीं दे पाएगी, बच्चे को माँ के आंचल में नहीं बच्चे छिप जाते थे पुराने समय में, बच्चे को आंचल का सुख नहीं दे पाएगी, क्योंकि ये जींस और टॉप पहनने वाली माएँ आंचल कहाँ से लाएगी? जींस और टॉप में आंचल होता है, तो क्योंकि ये जींस और टॉप पहनने वाली माएँ आंचल कहाँ से लाएगी? जैसे बिजली गरजता था, कुछ भी होता था, कोई डरा देता था, तुरंत बच्चा माँ के आंचल में छिप जाता था जाकर, कोई डरा दिया, कोई बिल्ली आ गई, बच्चा डर गया, माँ के आंचल में छिप गया, कुत्ता आ गया, डर गया बच्चा, कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो देखने में थोड़ा सा डरावना टाइप का, बच्चा डर के माँ के आंचल में छुप जाता था, ठीक है। अब कहाँ से छुपेगा? माँ के पास आंचल ही नहीं, क्योंकि ये जींस और टॉप पहनने वाली माएँ आंचल कहाँ से लाएगी? इसने लिखा है सुरेश अलबेला, अलबेला, तो नहीं याद रहेगा तो किसी ने ठीक है, नितीश जी सहमत है मेरी बातों से आप लोग? ये है वैसे, अब दिखाता हूँ उर्फी जावेद को, देख लीजिए, ये देख लीजिए, ठीक है, ये उर्फी जावेद की ड्रेस है, तो खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख लीजिए क्या क्या पहन के घूम रही है उर्फी, ठीक है। तो ये स्थिति है, ये देखिए उर्फी जावेद क्या पहन के घूम रही है, देखिए पूरा देश संकट में आ गया, ठीक है, आगे। तो ये हो गया हमारा सामाजिक सांस्कृतिक पहलू, जिसमें हमने देखा कि कुछ फायदे तो हुए हैं लेकिन बाकी चीजें आपको दिख रहा है। अब हम लोग शैक्षणिक की बात करेंगे, वैश्वीकरण का शैक्षणिक पहलू, एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण का शैक्षणिक पहलू, इसमें गर्ल्स पे नहीं है कमेंट, ठीक है, इसमें किसी इंडिविजुअल थोड़े आप लिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं ना कि लड़कियां, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है, ठीक है। गर्ल्स पे कमेंट करने का मतलब है कि इसमें कोई शब्द आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब गाँव घर के बूढ़ा जो बात करते हैं ना, जैसे गाली से ही बात करते हैं, तो गाली से नहीं बात करना है, अच्छे शब्दों में भी आलोचना हो सकती है, ठीक है। गौतम कुमार जी तो अच्छे शब्दों में अगर आलोचना करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये साहित्य है, साहित्य में तो लोग खेलते हैं शब्दों से, ठीक है। गौतम कुमार जी आगे बढ़ते हैं, तो शैक्षणिक पहलू, देखिए वैश्वीकरण ने एक चीज तो कर दिया कि पहले लोग अनपढ़ गंवार थे तो काम चल जाता था, अंगूठा छाप का भी अच्छा खासा जीवन चल जाता था, लेकिन वैश्वीकरण ने कहीं ना कहीं ये बाध्यता कर दी कि अगर आपको आज के जमाने में सर्वाइव करना है, अच्छी नौकरी लेनी है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और किसी भी फील्ड में काम करते हैं, छोटा से छोटा भी काम करते हैं, तो आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना पड़ेगा, एजुकेशन होनी पड़ेगी, यानी अनपढ़ अब किसी भी स्थिति में सर्वाइव नहीं कर सकता, उनके लिए दिक्कत है। और ये चीजें कहीं ना कहीं साक्षरता दर बढ़ाई और लोगों ने शिक्षा का महत्व समझा है। पहले जमाने में होते थे कि एक परिवार में एक दो पढ़े लिखे होते थे, अब सबको पता है कि बिना पढ़े लिखे आगे वाले समय में दिक्कत होगी, तो कहीं ना कहीं तो क्या लिखेंगे, वैश्वीकरण के कारण साक्षरता दर काफी बढ़ी है, में देखिए कोई शक की बात नहीं है। अब लोगों को शिक्षा का महत्व समझ में आ रहा है कि कम से कम भले मन लगा के ना पढ़े, लेकिन वैश्वीकरण के कारण साक्षरता दर काफी बढ़ी है, साक्षरता दर काफी बढ़ी है, वैश्वीकरण के कारण साक्षरता दर काफी बढ़ी है। विदेशी विश्वविद्यालय और भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग बढ़ा है। आपको एक एग्जांपल दे दूं, कि जब कोविड आई थी, तो आपको पता होगा कि जो कोविड की जो वैक्सीन है, जिसको हम लोग कहते हैं कोविशील्ड, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में हुआ था, सबसे ज़्यादा लोगों को लगाए गए थे कोविशील्ड वैक्सीन। तो कोविशील्ड वैक्सीन का जो रिसर्च हुआ, वो रिसर्च कौन कर रहा था? रिसर्च की फंडिंग कर रही थी एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी, और वो रिसर्च कहाँ पे चल रहा था उस वैक्सीन को बनाने का? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चल रहा था, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एस्ट्राजेनेका के सहयोग से रिसर्च करके वैक्सीन को बनाया गया था सबसे पहले, और उसका बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन के लिए रॉ मटेरियल और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, और वो भारत के पुणे में था। कौन सी कंपनी में था? उसका नाम है, आपको पता होगा कौन सी कंपनी है पुणे में, अदर पूना वाला का है, ठीक है।
नाम है मैं बताता हूँ। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि विदेशी विश्वविद्यालय और भारत, तो उसके बाद जाकर के भारत में उत्पादन हुआ था। क्या लिखा? विदेशी विश्वविद्यालय और भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग बढ़ा है। चीज सीरम इंस्टीट्यूट, क्या नाम था उसका? सीरम। सीरम जो है वो क्या है? इंडिया का अदर पुना वाला है उसका मालिक, और वहीं से सीरम के द्वारा क्या किया जाता है? वैक्सीन का उत्पादन किया जाता है। विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग बढ़ा है। भारतीय छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जा रहे हैं। भारतीय छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जा रहे हैं। विदेश जा रहे हैं भारतीय छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए। नहीं, बीटेक नहीं है। बीटेक तो सुपर कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट, गौतम कुमार जी से। आगे, ठीक है, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जा रहे हैं। विकसित देशों में देखिए, इसी के कारण भारत, अमेरिका की जितनी बड़ी-बड़ी कंपनियां, सब में भारतीय प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ रही है। विकसित देशों में भारतीय प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ी है। अच्छे-अच्छे पैकेज पे नौकरी कर रहे हैं अमेरिका में, और शिकागो झील के किनारे जाके छठ पूजा मना रहे हैं। क्या उदारीकरण के ही तो कारण, वैश्वीकरण के कारण ही तो संभव हुआ। अमेरिका में छठ पूजा मना रहे हैं, वहाँ पे अच्छे पैकेज पे नौकरी कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में। विकसित देशों में भारतीय प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ी है। विकसित देशों में भारतीय प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ी है। विकसित देशों में भारतीय प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ी है। ठीक है, अब इसका दूसरा पक्ष भी है। अब लिखेंगे इसका दूसरा पक्ष भी है। ये सब तो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे-अच्छे पैकेज पे लोग नौकरी कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियों को संभाल रहे हैं भारतीय लोग। ये भारत में पढ़े लिखे जो युवा है, भारतीय युवा बड़ी-बड़ी कंपनियों को संभाल रहे हैं, विदेशों में बड़ी-बड़ी कंपनियों को संभाल रहे हैं। भारत के पढ़े लिखे युवा विदेशों में, सुंदर पिचाई देख लीजिए, गूगल का ही सीईओ बन गया। भारत के पढ़े लिखे युवा विदेशों में बड़ी-बड़ी कंपनियों को संभाल रहे हैं। बड़ी कंपनियों को संभाल रहे हैं। कई लोग तो कहेंगे कि जो माइकल जैक्सन था वो भी छपरा जिला का था, वो भी बिहार का ही था। बचपन में उसका नाम था जैकिसन। ठीक है, किसी ने कहा है, मैं प्रमाणित नहीं कर सकता, लेकिन मैंने सुना है कि उसको बड़ा डांस का, नाचने का बड़ा शौक था। ठीक है, तो ऑर्केस्ट्रा वगैरह से खूब देखता था, तो नाच बड़ा अच्छा आता था जैकिसन को। और जैकिसन की माँ उससे बहुत प्यार करती थी। सब लोग उसको बोलते थे माइकल लाल जैकिसन, लेकिन उसके पिता उससे नाराज रहते थे, क्योंकि दिन भर वो हर जगह ऑर्केस्ट्रा ही देखने जाता था, पढ़ता लिखता नहीं था, तो पिता नाराज रहते थे, लेकिन माँ बहुत प्यार करती थी जैकिसन से। लोग उसको प्यार से क्या कहते थे? लोग कहते थे उसको माइकल लाल जैकिसन। एक दिन पिता ने पीटा, भाग के अमेरिका चला गया, और अमेरिका में जाकर के एक एस्टैब्लिश सिंगर बन गया, पॉप सिंगर और डांसर। तो क्या कहलाया? माइकल लाल जैकिसन बन गया माइकल जैक्सन, छपरा से अमेरिका। ये झूठ है, सही कहानी। चलिए आगे। नेक्स्ट, तो कंपनियों को संभाल रहे हैं। अब आगे इसका दूसरा पक्ष भी है। ये तो अच्छी बातें हुई ना, पैरा चेंज करके स्पेस लेंगे। क्या दूसरा पक्ष भी है? क्या दूसरा पक्ष भी है? क्या मनीष मनु ऐसा ही हुआ था गौतम कुमार जी? क्या दूसरा पक्ष भी है? देखिए, इसका दूसरा पक्ष भी है। शिक्षा में नैतिक शिक्षा और संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, पढ़ा लिखा आदमी देखिए कितना ज़्यादा सेल्फिश होता जा रहा है। शिक्षा में अनैतिक कार्य, पहले माता-पिता, एक ज़माना था जिसमें क्या होता था कि माता-पिता शादी करवा देते थे, बेटा शादी ठीक कर दिया, तो ठीक है मम्मी-पापा, आपने देखा होगा तो अच्छा ही देखा होगा, आप तो मेरे माँ-बाप हैं, आप जन्म दिए, आप मेरे लिए थोड़े गलत सोचे। फिर उसके बाद ज़माना आया कि नहीं, जब तक मैं फोटो नहीं देखूँगा कि लड़की कैसी है, तब तक मैं शादी, तो ठीक है, फोटो भेजा गया डाक से। उसके बाद जाकर के फिर व्यवस्था और ज़्यादा बढ़ी, तो फिर लड़की का मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, बात भी करूँगा मैं, एक बार मिलूँगा भी, तो मैं भी आप लोगों के साथ चलूँगा देखने के। अब तो क्या है स्थिति, तो आप खुद ही सोशल मीडिया पे ढूँढ के फाइनल कर लेते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो किया, उसके बाद जाकर के ढूँढ लिए, फाइनल कर लिए, और उसके बाद जाकर के शादी-वादी करके फाइनल करके फिर माता-पिता को बताते हैं। ठीक है? ठीक है? फिर माता-पिता को बताते हैं कि हमने शादी करने का फैसला कर लिया। ये आज से 5 साल पहले। अब क्या है? तो अब स्थिति ये है कि शहर में लड़का-लड़की बिना शादी किए हुए एक कमरे में रह रहे हैं, एक फ्लैट में रह रहे हैं। ठीक है? और उसके बाद जाकर के क्या है कि उसको कहते हैं लिविंग रिलेशन। और फिर माता-पिता को भी पता नहीं है, माता-पिता अगर कभी आ भी गए, पूछ भी लिए, तो बताते हैं कि हम दोनों साथ में रह रहे हैं लिविंग में। ठीक है? और साथ में रह के देखेंगे 2-4 साल अगर सही हुआ तब शादी करेंगे। बताइए, ये स्थिति आ गई है कि लड़का-लड़की जो है साथ में रह के देखेंगे 2-4 साल, और सब कुछ सही रहा तब शादी करेंगे। तो ये स्थिति है, इतनी खराब समाज हो गई। और ये समाज, ये कहाँ से सीखे हैं? सब वैश्वीकरण का नतीजा है कि जो विदेशों में हो रहा है वही चीज़ें भारत में हो रही है। और इसी लिविंग रिलेशन के कारण आपने देखा होगा इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन होती है, कितनी समस्या, कितने सुसाइड्स होते हैं, कितने मर्डर होते हैं, कितने हैरेसमेंट्स होते हैं। कहीं न कहीं यही लिविंग रिलेशन वाली जो आदत है, वो कान सिंह राजपूत के कारण बना था मौत का। क्या? पहले शादी जिसके साथ आप फेरे लेते हैं या जिस रूप में आप शादी करते हैं, तो शादी में एक जिम्मेदारी होती है, एक नैतिकता होती है, माता-पिता का आशीर्वाद होता है, दुआ होती है। वो चीज़ें आपको इसमें नहीं होती है। इसमें दोनों साथ में रहते हैं जानवरों की तरह, बिना शादी किए, और उसके बाद जाकर के कुछ दिन के बाद जो है सोचें कि अगर होगा तो शादी कर लेंगे, मन हुआ तो शादी कर लेंगे, नहीं तो फिर रूम खाली करके दोनों, ठीक है, जब तुझे आज़ाद कर दिया। ये कहाँ से आया? ये वैश्वीकरण से ही तो आया। क्या लिखेंगे आप? इसके दूसरे का पक्ष भी है। शिक्षा में नैतिक शिक्षा और संस्कार समाप्त होता जा रहा है। शिक्षा में नैतिक शिक्षा और संस्कार समाप्त होता जा रहा है। पहला उद्देश्य जो शिक्षा का था, वो पहले था कि एक अच्छा व्यक्ति बने। अब शिक्षा का उद्देश्य स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी से लेकर के सबके शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि आपके बच्चे को हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के काबिल बना देंगे। अच्छा इंसान बनेगा इसकी हम गारंटी नहीं लेते हैं, कैसा इंसान बनेगा, हैकर बनेगा या बहुत बड़ा डाकू बनेगा, लेकिन हाँ बहुत पैसा कमा सकता है, वो स्किल आपको उसको दे देंगे। तो नैतिकता खत्म हो गई है, अब शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ क्या रह गया? पैसे कमाना। अब शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बदल गया है। अब शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य अब शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य पढ़ लिख कर अधिक से अधिक पैसा कमाना हो गया, रह गया है, यही उद्देश्य है। अब कल की क्लास में इसको और डिटेल में करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग इसको और डिटेल से करेंगे। ठीक है?
ठीक है। समाज भी ऐसे लोगों को ही सम्मान की दृष्टि से देखती है। लास्ट लिख लीजिए। अब देखिए, जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है उसी को अच्छा माना जा रहा है, भले वो जैसा भी आदमी हो। समाज भी, क्या यही है ना आज का समाज? समाज भी ऐसे लोगों को ही, ऐसे ही लोगों को ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। पहले बिहारी समाज जो होता था, किसी के साथ किसी का अगर अफेयर चल रहा होता था, तो बोलते थे कि देखो उसका बेटा उसके साथ फसल है और इसको अच्छा नहीं माना जाता। वो कान बात करते थे, क्या बिगड़ गया उसके साथ। अब तो एकदम से स्पीकर ने बदल दिया, बोलते रिलेशनशिप। क्या गर्व से कहते हैं कि हाँ, उसके साथ लिव इन रिलेशन। ये स्थिति, शिक्षा का अब यही उद्देश्य रह गया। अब इसमें हम लोग लिखेंगे कि उसने पढ़ लिख कर बस सीखी यही तमीज, या निदा फाजली का एक लिखेंगे कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो। इसे खत्म करेंगे कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो। 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। आज का जो शिक्षा है वही है, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। इनका है ये निदा फाजली। तो थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को। कल हम लोग मिलेंगे, बिल्कुल कल हम लोग मिलेंगे और कल हम लोग जो है इसको डिटेल में करेंगे। थोड़ा सा रह गया, इसको हम लोग कल खत्म कर लेंगे। ठीक है, वैश्वीकरण का जो दूसरा पहलू है उसको कल हम लोग करके, ठीक है, शैक्षणिक पहलू करके उसके बाद जाकर